देखिए बेसिकली जो क्वेश्चन बैंक है, दैट क्वेश्चन बैंक इज फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना. देयर इज 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आल्सो दैट इज नॉट शेयर्ड इन द क्वेश्चन बैंक. तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो होगा उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग, एमसीक्यू, इस मोड में हो सकता है. अब ये जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके लिए ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है, जिसमें 10 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा 10 मार्क्स का, और 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 5-5 मार्क्स का, जो 30 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, 60 मार्क्स होगा. तो अब यहाँ देखिए, one by one I just describe the question. What is inheritance? There is no problem in explain various types of inheritance. तो ये शॉर्ट आंसर में पूछा गया होगा, या इसमें क्वेश्चन का मिक्स है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन है और 5 नंबर का भी क्वेश्चन है. डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंशिएट बिटवीन सी इन, स्कैनएफ, सी आउट और प्रिंटएफ. तो सी इन और सी आउट, सी इन और सी एन एफ में क्या, स्कैनएफ में क्या डिफरेंस है वो बताना आपको इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है ना. दो, एक इनपुट फंक्शन है आपका सी का, एक आपका सी इन ऑब्जेक्ट है सी प्लस प्लस का. थर्ड क्वेश्चन, हाँ थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स. तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर डायनेमिकली एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑफ द memory as like a malloc, alloc, realloc in C, and free function for deallocate the memory. So in C we have malloc, alloc, realloc. In place of that 3 allocation function, memory allocation function, here we have only new operators. And through new we can allocate the memory, and through delete we can deallocate the memory. So delete is just used in place of free functions. फ्री फंक्शन जो यूज आप कर रहे थे उस फ्री फंक्शन की जगह यहाँ डिलीट यूज होगा. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ कीवर्ड वर्चुअल, व्हाई वी यूज कीवर्ड वर्चुअल, दैट इज आई थिंक 2 मार्क्स क्वेश्चन. वर्चुअल कीवर्ड का क्या यूज है, तो व्हाई वी यूज वर्चुअल. तो वर्चुअल कीवर्ड इज यूज्ड फॉर वर्चुअल मेकिंग वर्चुअल क्लास एज वेल एज वर्चुअल फंक्शन, दोनों के लिए यूज होता है. तो फॉर फंक्शन और मेथड ओवरराइडिंग वी यूज वर्चुअल कीवर्ड, and for class to make a class as a virtual, again you are using virtual keyword. So for classes or function in the case of operation operator function overriding का concept यहाँ virtual function से है, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग पढ़ते हैं, और कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म में हम बाकी जो है पर्टिकुलर, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल क्लास और वर्चुअल फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बताना है. व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल क्लासेस. वर्चुअल क्लास हम लोग डिस्कस किए थे. वर्चुअल क्लास कब बनाए थे, जब मल्टीपाथ इनहेरिटेंस डिस्कस किए थे. तो मल्टीपाथ इनहेरिटेंस में देयर इज एन एम्बिगिटी अकर व्हेनेवर वी आर डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिराइव्ड क्लासेस. जैसे आपका अगर बीएससीआईटी में 3 साल पढ़ा एग्जाम लिया जाता है और तीनों साल इंडिविजुअल मार्कशीट दिया गया, और फिर एक फाइनल मार्कशीट आपका बनाना हो तीनों साल से, तो तीनों साल में कुछ डेटा कॉमन होगा. जो डेटा कहाँ से लिया गया है, बेस क्लास से. तो बेस क्लास को अगर वर्चुअल बना देते हैं और वर्चुअली अगर हम लोग डिराइव करते हैं, तो आपका जो फाइनल डिराइव क्लास बनेगा वो बेस क्लास से कंटेंट्स को एक्सेस करेगा, ना कि सेवरल डिराइव क्लासेस से करेगा. तो वहां एम्बिगिटी क्या है कि कॉमन डेटा कहाँ से आपका एक्सेस होगा, फर्स्ट डिराइव क्लास से, सेकंड से, या थर्ड से. जैसे कॉमन में डेटा में क्या हो सकता है, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, योर फादर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ जो कॉमन है. केवल आपका ईयर वाइज क्या होगा, सिलेबस चेंज होगा. फर्स्ट ईयर का अलग सिलेबस होगा, उसका स्टेटस, सेकंड ईयर का अलग होगा, थर्ड ईयर का अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका चेंजिंग होगा. नाउ व्हाट डिस्क्राइब द यूज ऑफ पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर. तो एक्सेस स्पेसिफायर तीनों यूज होता है क्या, कैसे यूज होता है, उसका सिंटेक्स, ये सब इसमें बता सकते हैं. व्हाट आर द नेस्टेड क्लासेस, जैसे स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर है, तो नेस्टेड क्लासेस यानी क्लासेस विद इन क्लासेस, वी कैन आल्सो यूज क्लासेस विद इन क्लासेस. तो नेस्टेड क्लासेस का क्या मतलब है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट डेलीगेशन. ऑब्जेक्ट को एज ए डेलीगेट यूज करते हैं, तो डेलीगेशन में ऑब्जेक्ट ही यूज होता है किसी भी क्लास का, जिसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम किए थे एम्प्लॉय और स्टूडेंट के लिए, डेट ऑफ बर्थ. तो डेट ऑफ बर्थ इज आल्सो कैलकुलेटेड फॉर एम्प्लॉय एंड डेट ऑफ बर्थ इज आल्सो कैलकुलेटेड फॉर स्टूडेंट. तो डेट ऑफ बर्थ क्लास के ऑब्जेक्ट को जो है एज एन मेंबर
हम स्टूडेंट क्लास और एम्प्लॉय क्लास दोनों में यूज कर लिए, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस कर लिए उसके डेटा मेंबर को, किसका, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय के लिए और स्टूडेंट के लिए। तो डेलीगेशन के रूप में कैसे यूज करते हैं, एग्जांपल आप वहां दिखा सकते हैं, स्ट्रक्चर पूरा प्रोग्राम ये लिखने का जरूरत नहीं। नाउ एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफिनीशन और उसका एक सिंटेक्स एग्जांपल दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का क्या है, यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, स्पेशल फंक्शन क्यों कहते हैं इसको, इसका जो नाम है क्लास नेम से मैच करता है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है, तो डिस्ट्रक्टर में एक टिल्ड साइन हम प्रीसीड करते हैं, तो ये सारा चीज डिफरेंशिएशन। देन व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। हाँ, तो whenever we are assigning the value of any object to the another object, that means same contents, whenever you want to access the same contents number of times, so that is by the help of copy constructor। रियल लाइफ में कैसे, कोई एप्लीकेशन जहां पर कॉपी कंस्ट्रक्टर आप यूज करते हैं, एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में कोई ऐसा फंक्शन है जहां पर कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होता है। यूज करने के बाद आप चेंज कर लीजिए कुछ भी, सेव या सेव एज करते हैं, सेव या सेव एज करते हैं, अगर सेव एज करते हैं तो क्या करते हैं आप बेसिकली, उसी का एक और कॉपी जनरेट करते हैं। हाँ, बाद में उसमें एडिटिंग करेंगे, वो तो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन प्राइमरीली क्या कर रहे हैं आप, एक ऑब्जेक्ट का सेवरल कॉपी बना रहे हैं, यू आर जस्ट डूइंग द कॉपी कंस्ट्रक्टिंग ऑपरेशन ओवर देयर। हाँ, तो वही चीज है आपका, हर चीज में आप सेम कर रहे हैं। Now, what are constant objects? How they are declared? How are they declared? Constant objects, as like a constant value. Object is also variable, variable for the class. Class के लिए variable है। Constant objects का मतलब const कीवर्ड से, मैक्रो जैसे आप बनाते हैं उसी तरह से इसको बनाते हैं, constant कीवर्ड को यूज करके। इसको कीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलिंग मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कॉलिंग मेथड में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बताइए, एनीवन। कॉलिंग मेथड में डिफरेंस ये आप कह सकते हैं कि दोनों ऑटोमेटिकली, ये आपका डिफरेंस नहीं है, सिमिलरिटीज है, दोनों ऑटोमेटिकली इनहांस्ड होता है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर जो है वो बाय नेम कॉल होता है, और डिस्ट्रक्टर जो है वो जो है उसको कॉल करने से पहले टिल्ड साइन जो प्रीसीड करना पड़ता है, केवल डिस्ट्रक्टर नेम से नहीं होता है, उसके साथ एक स्पेशल सिंबल भी लगा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। एक मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज किया जाता है, एक मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए यूज होता है। So several differentiation is there. What is a static object? How it is different from normal object? जैसे ऑटो लोकल वेरिएबल और स्टैटिक लोकल वेरिएबल यूज करते हैं सी में भी। लोकल वेरिएबल इज बाय डिफॉल्ट ऑटो स्टोरेज क्लास मेंबर, so whenever you want to make it इन्वर्सन इनिशियलाइजर अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक क्या है, वो बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू लेगा अगर प्रॉपर्ली इनिशियलाइज नहीं है। अगर उसको बिना इनिशियलाइज के यूज करना चाहते हैं, जीरो इनिशियलाइज करना चाहते हैं, स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज कर लेते हैं। तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट और नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल डिक्लेयर करते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट को स्टैटिक कीवर्ड से प्रीसीड कर देते हैं, तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट और नॉर्मल ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है लिखना है, ये आप कीजिएगा, नहीं होगा तब फिर हम बताएंगे। व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो प्रॉब्लम देयर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज द बेस कंस्ट्रक्टर through which we can perform initialization work in our program। बाकी इसका सिंटेक्स, हाँ यहाँ थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सी छूट गया है टाइपिंग में, यहाँ सी छूट गया है, तो इसको हाँ, एक्सप्लेन क्लास एंड स्ट्रक्ट विद देयर डिफरेंसेस, तो दैट इज टाइपो है, यहाँ पर सी छूट गया है। STRUCT स्ट्रक्ट और क्लास दोनों कीवर्ड है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, पब्लिक प्राइवेट। जो स्ट्रक्चर का जो मेंबर होता है वो पब्लिकली एक्सेस होता है, और जो क्लास का मेंबर होता है वो प्राइवेटली एक्सेस होता है, ठीक है ना। उसके बाद दोनों का सिंटेक्स दिखा सकते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, एक एग्जांपल दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर बड़ा क्वेश्चन आप करें तो एक एक प्रोग्राम भी दिखा सकते हैं, लेकिन उतना नहीं लिखना है, कम ही लिखना है, चेक करना भी होगा ना।
ठीक है, हाउ आर स्टैटिक फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन इन्वॉल्व। हाँ, तो आपको मेन पर्पस तो यही है कि पूरा सिलेबस आपको, हाँ तो यही क्वेश्चन आपको इसीलिए ना शेयर किया गया है कि इंटायर सिलेबस कवरेज हो कम से कम। इंटायर सिलेबस हमको एग्जामिनेशन में आंख बंद करके तो जाना नहीं, पूरा सिलेबस देख के जाना है। हाँ ठीक है, तो स्टैटिक फंक्शन और फ्रंट फंक्शन दोनों फंक्शन देख लीजिएगा एग्जांपल। और डिफरेंसेस सी और सी प्लस प्लस के फंक्शन में डिफरेंसेस कोई बताएंगे, ऑनलाइन में बताएंगे कोई? व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस फंक्शंस? हाँ एक तो डिफरेंस है कॉलिंग ऑफ फंक्शन में, सी प्लस प्लस में एक और ऐड हो गया आपका रेफरेंस। सी में आपका जो है कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय एड्रेस होता है, या कॉल बाय रेफरेंस उसको बोलिए, कॉल बाय पॉइंटर बोलिए। लेकिन यहाँ रेफरेंस एक अलग तरह का एलियास के रूप में यूज करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। तो कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय वैल्यू, ये तीन मोड आपका सी प्लस प्लस में है। सी में केवल कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस है, जिस एड्रेस को रेफरेंस भी बोल देते हैं, पॉइंटर भी बोल देते हैं कभी कभी। लेकिन यहाँ पॉइंटर और एड्रेस अलग है, रेफरेंस अलग है। रेफरेंस में भी हमारा वेरिएबल वैल्यू ही जाता है, डेटा वेरिएबल का एड्रेस जाता है, ठीक है ना। और एड्रेस जाता है कि वैल्यू जाता है? वैल्यू जाता है, वैल्यू असाइन होता है। जैसे नीतीश कुमार का 4 नाम है, तो चारों चारों एलियास के रूप में यूज हो रहा है, तो जो भी चेंजिंग नीतीश कुमार के डेटा पर होगा तो वो सबको इफेक्ट करेगा, क्योंकि ऑल आर द सेम नेम यूज फॉर द सेम पर्सन। तो अलग अलग नाम से हो गया, घर का नाम अलग है, यहाँ का नाम अलग है, तो रेफरेंस एज एलियास एक यूज किया गया। इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ सी प्लस प्लस में कि मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट का यूज आप कर पाए। जो रिटर्न स्टेटमेंट से सिंगल रिटर्न करते थे सी में, ये रेफरेंस से बेनिफिट ये हो गया कि मल्टीपल रिटर्न विदाउट यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट, बिना रिटर्न स्टेटमेंट यूज किए हम रेफरेंस को यूज करके मल्टीपल रिटर्न वैल्यू कर सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट। व्हाट इज इनलाइन फंक्शन? डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो कोई भी स्मॉलर फंक्शन जो है उसको सिस्टम में, अगर आप क्लास के अंदर कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इनलाइन है वो। अगर उसका डिफिनेशन बाहर लिखते हैं तो इनलाइन कीवर्ड जो आपका कंपाइलर है वो प्रिविलेज, यानी कि आपको सजेस्ट करता है कि इनलाइन कीवर्ड से प्रीसीड कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप स्मॉलर फंक्शन का डिफिनेशन आउटसाइड ऑफ द क्लास कर रहे हैं। बट इनलाइन फंक्शन इज नॉट यूज फॉर लार्जर फंक्शन, बड़े फंक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इनलाइन का क्या है, एक बार ही कॉल होता है, उसके बाद थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम उसी मेमोरी एरिया से यूज होगा, तो मेमोरी को तो ऑक्युपाइड करेगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो लार्जर फंक्शन के लिए inline function is not preferred in the particular compiler. Now, what are the differences between call by value and call by reference? So that is the way of calling of function. You can already know that. Describe the different classes derived from iOS that control the disk input output operations. तो different classes में यहाँ दो ही बताना है आपको, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम को ही iostream.h हेडर फाइल से हम लोग यूज करते हैं, जिसका दो ऑब्जेक्ट यूज होता है, सी इन और सी आउट, उसी को यहाँ पर बताना है। हाँ, हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना, आप नोट करते जाइए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो इस क्वेश्चन का कैसे अगर आंसर करना है। समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग तो है, बार बार सुनना पड़ेगा ना। व्हाट आर द टेम्पलेट? व्हाट आर टेम्पलेट्स? एक्सप्लेन द नीड ऑफ टेम्पलेट। तो नीड तो आप बता सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग में, ठीक है ना। नीड ऑफ टेम्पलेट तो है कि इट इज द सॉल्यूशन फॉर ओवरलोडिंग फंक्शन, बिकॉज इन ओवरलोडिंग फंक्शन नंबर ऑफ टाइम सेम फंक्शन इज रिटन फॉर डिफरेंट सेट ऑफ आर्गुमेंट, अलग अलग आर्गुमेंट के बेसिस पर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइटरेटर एंड पॉइंटर? आइटरेटर नहीं पढ़े हैं? हाँ, तो फिर इसीलिए बोला आइटरेटर केवल यहाँ वर्ड यूज किया जा रहा है। आइटरेटर और पॉइंटर में क्या डिफरेंस है ना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में अभी आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। उसके बाद है
चले गए। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल और फंक्शन, ये तो आपको एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। स्टैटिक मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग? Enter 10 numbers through keyword and sort them in ascending and descending order through do while loop. ठीक है, तो explain why do we need to use of constructor, what are the advantages, explain constructor overloading with example. क्यों कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं और उसको ओवरलोड कैसे करेंगे? तो कोई भी सिंपल प्रोग्राम, हाँ सिंपल प्रोग्राम का मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक का इफेक्ट उस तरह का नहीं बनाना है, स्क्वायर ऑफ नंबर का भी आप बना सकते हैं प्रोग्राम। इसलिए बोलते हैं कि एग्जामिनेशन में ट्राई टू यूज सिंपल एग्जांपल, डोंट टेक द कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक। हाँ, आप कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोग्राम लिखने लगे, कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी। यू हैव टू एनहांस, यू हैव टू शो योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द टॉपिक। आपको ये नहीं शो करना है कि हम बहुत अच्छा लॉजिक जानते हैं। हाँ, तो नॉट फॉर द इंटरनल एक्सटर्नल ऑल्सो, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि अगर ऑप्शन मिल जाए तो कॉम्प्लिकेटेड के चक्कर में फंस जाते हैं, तो आसान क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टेम्पलेट्स एंड मैक्रो? ठीक है, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस विद क्लास टेम्पलेट। तो मैक्रो और टेम्पलेट में क्या डिफरेंस है? मैक्रो सी में पढ़े हैं आप, C++ में सेम ही यूज होता है सिंबॉलिक कांस्टेंट के फॉर्म में, और टेम्पलेट भी आपको पता है कि टेम्पलेट एक बार यूज करते हैं और मल्टीपल टाइम्स एक्सेस करते हैं, एक बार डिक्लेयर होता है और मल्टीपल सेट ऑफ आर्गुमेंट के लिए वो एक्सेसिबल होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? राइट अ प्रोग्राम इन C++ to show that the declaration of class rectangle which derived from class square which in turn derives from the class shape। इम्प्लीमेंटेशन दिखा देना है, वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, इसमें एट्रीब्यूट्स नहीं दिया हुआ है, आप कोई भी एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। डिफाइन इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन हाइब्रिड एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस विद एग्जांपल्स। किसमें? उल्टा लिखा गया है इसको, शेप से आपका स्क्वायर, स्क्वायर से रेक्टेंगल, ठीक है ना? डिराइव फ्रॉम स्क्वायर है ना, स्क्वायर किससे डिराइव है? उल्टा लिखा गया है इसको, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए। अब एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हाँ, शेप स्क्वायर देन रेक्टेंगल। स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल जो स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर है जिसमें लेंथ ब्रेथ अलग अलग होता है। स्क्वायर में चारों एक होता है, वो भी एक तरह का स्क्वायर ही है, लेकिन स्पेसिफिक स्क्वायर है। स्पेसिफिक इन द सेंस कि हियर टू साइड्स आर इक्वल, इन स्क्वायर ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। तो शेप के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल। नॉर्मल एंड हाउ अ नॉर्मल एंड मेंबर फंक्शन कैन बी टेम्पलेट फंक्शन, है ना? टेम्पलेट फंक्शन एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ठीक, टेम्पलेट फंक्शन में कैसे डिक्लेयर किया जाता है? एक्सप्लेन द क्लास टेम्पलेट, एक्सप्लेन द क्लास टेम्पलेट, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोडिंग ऑफ टेम्पलेट फंक्शन? तो एक क्लास को ओवरलोड करके बताना है। किसका? वो भी जोड़ देते हैं किसी में। आपका पेपर ही है, रुकिए उसको पहले देख लेते हैं इसको, इसीलिए उसको छोड़ दिए। एक्सप्लेन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वर्चुअल फंक्शन एंड वर्चुअल क्लास? तो सेम क्वेश्चन है, तो वे ऑफ आस्किंग केवल चेंज। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड स्टैटिक क्लास विथ एग्जांपल। ठीक है, देन मल्टीपाथ इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस में डिफरेंशिएट करना है। हाँ ठीक है, इसमें आपको कोई नहीं है, फ्रेंड फंक्शन है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, स्टैटिक सेम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। हाँ नाउ कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर। तो यहाँ पर कोई डाउट? सीपीयू को डिफाइन करना क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रजिस्टर्स केवल डिफाइन करना है, व्हाट इज रजिस्टर्स?
नाउ द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीसीआर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का क्या फंक्शनिंग है वो बताना है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताना है, स्टेटस फ्लैग रजिस्टर का क्या मतलब है, क्यों यूज किया जाता है, हाँ, और कोई एक्सप्लेन यानी टू स्टेटस फ्लैग, कोई भी दो स्टेटस फ्लैग रजिस्टर, ये कोई माइक्रो प्रोसेसर ओरिएंटेड नहीं, कैरी, जीरो, साइन, पैरिटी, कोई भी आप दो बताना है क्या पर्पस है उसको। नाउ 0 1 2 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 0 नंबर ऑफ ऑपरेंड के बेसिस पर, 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, जो तीन तरह का कंप्यूटर सीपीयू जो है वो तीन तरह का कंप्यूटर, यानी कि आपका जो स्टैक ऑर्गेनाइज, एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइज और जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइज, तीन तरह के कंप्यूटर के लिए हम लोग यूज करते हैं, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। ठीक है, तो जो स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर होता है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज करता है, एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइज 1 एड्रेस, और आपका जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइज कंप्यूटर 2 और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज करता है। एग्जांपल में कोई भी A+B कुछ भी आप यहाँ ले सकते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस है x इज इक्वल टू A+B, इंस्ट्रक्शंस है A+B, तो 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस और 3 एड्रेस के लिए बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं ये आपका ओपी कोड जो है और डेटा क्या कहते हैं ऑपरेंड। ओपी कोड आपका जो है वो हम लोग डिस्कस किए थे, डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा इंस्ट्रक्शन, वही सेम चीज यहाँ पर है। तो ओपी कोड यहाँ पर हमारा जो है डेटा ट्रांसफर यूज होता है, पुश और पॉप, यहाँ पर लोड और स्टोर, यहाँ पर मूव यूज होता है, और यहाँ पर कोई भी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन नहीं यूज होता है। ये आपका कैटेगरी किस बेसिस पर है, ये आपका है डेटा ट्रांसफर के बेसिस पर ओपी कोड। डेटा मैनिपुलेशन यानी कि ऑपरेंड से पहले, ऑपरेंड से पहले आपका जो डेटा मैनिपुलेशन के लिए डिपेंड करेगा कि आपका यहाँ पर केवल ऐड यूज हो रहा है, तो केवल ऐड, सब में वही होगा। ठीक है ना। अब बेसिकली इंस्ट्रक्शंस तो हम लोग डिस्कस किए थे, कोई भी इंस्ट्रक्शंस में दो पार्ट होता है, एक ओपी कोड और दूसरा ऑपरेंड। ठीक है ना। मोड फील्ड आपका जो है वो ऑप्शनल है, तो यहाँ पर 0 एड्रेस के लिए आप यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस के लिए यूज करेंगे, 2 एड्रेस के लिए यूज करेंगे, और 3 एड्रेस के लिए। एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा जो डिस्कस हुआ था। इसमें किसी को डाउट है? हाँ बोलिए बोलिए। जैसे x इज इक्वल टू A+B है, तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, पुश और पॉप को डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन के लिए यहाँ केवल ऐड है। तो सबसे पहले तो इस 0 एड्रेस में हम लोग क्या करते हैं, इसका पोस्ट फिक्स फॉर्म लिखते हैं। तो पोस्ट फिक्स में क्या होगा, AB प्लस, यानी कि पोस्ट फिक्स क्या है, जब ऑपरेंड आपका ऑपरेटर जब ऑपरेंड के बाद में होता है तो पोस्ट फिक्स से पहले होता है तो प्रीफिक्स, और बीच में होता है तो इनफिक्स। तो इसमें पुश ए, इसका मतलब है कि टॉप ऑफ द स्टैक आपका ए हो गया मेमोरी ऑपरेंड, पुश बी, सी चक्कर में, एंड देन ऐड,
ऐड के लिए जीरो एड्रेस इसलिए है क्योंकि ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन के लिए कोई ऑपरेंड देने का जरूरत नहीं है। तो टॉप ऑफ द स्टैक में आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे एल्गोरिथम इसका। तो डेटा स्ट्रक्चर में आपको ये बताया गया होगा एल्गोरिथम इसका कि ऑपरेंड ये कैसे सिलेक्ट करता है। टॉप -1 बिकम द फर्स्ट ऑपरेंड एंड टॉप बिकम द सेकंड ऑपरेंड। तो योर ए बिकम द फर्स्ट ऑपरेंड एंड बी बिकम द सेकंड ऑपरेंड। और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉप रिजल्ट किसमें करना है, एक्स में। तो पॉप एक्स मेमोरी ऑपरेंड एक्स में जो भी टॉप ऑफ द स्टैक आपका वैल्यू है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब ये एक्सप्रेशन कुछ भी होगा उसमें बॉडमास अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जीरो एड्रेस के लिए तो सिंपली आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लेना है, तो स्टैक बेस्ड आप कन्वर्ट कर लेंगे जैसे स्टैक में करते हैं। वन एड्रेस के केस में क्या है, वन एड्रेस के केस में लोड और स्टोर यूज होता है, क्योंकि वन एड्रेस में क्या है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर ALU। तो वन एड्रेस में क्या है, जो भी है पहले एक्यूमुलेटर रजिस्टर में एक ऑपरेंड आपका जाता है और दूसरा ऑपरेंड आपका ALU के पर्टिकुलर सेक्शन में जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटर क्या है। अगर प्लस है तो एडर में जाएगा, माइनस है तो सबट्रैक्टर में जाएगा, इनटू है तो मल्टीप्लायर में जाएगा, डिवाइड है तो डिवीजन में जाएगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पर क्या है, जो आपका x = a + b दिया हुआ है, इसको उसी ऑर्डर में हम यूज करेंगे, इनफिक्स में ही, पोस्टफिक्स या किसी पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले a + b में हम लोड करेंगे a को। a जब लोड होगा तो एक्यूमुलेटर में a आ गया, और उसके बाद ऐड है तो ऐड के लिए एडर सेक्शन आपका ALU में है। आपका जो दूसरा ऑपरेंड b है वो क्या होगा, ऐड होगा। ऐड b लिखने का मतलब है कि ऐड इज द ऑपरेशन, b इज द ऑपरेंड। तो एडिशन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड अंडर ALU एडर सेक्शन, तो b इज इंटर टू द एडर सेक्शन। a और b जैसे ही ये हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, एक्यूमुलेटर में मेमोरी ऑपरेंड a गया, उसके बाद जैसे ही b हुआ तो एक्यूमुलेटर इनहांस्ड हो गया AC + MB। तो यहाँ पर अब आपका इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, इस दूसरे लाइन के बाद आपका इंस्ट्रक्शन हो गया यहाँ A + B। और फाइनली आपको क्या करना है, फाइनल रिजल्ट को स्टोर करना है। स्टोर कहाँ करना है, X में। तो इसका एक कॉपी आपका जो है मेमोरी ऑपरेंड X में AC का एक कॉपी मेमोरी ऑपरेंड X में चला जाएगा। अब अगर आपको नंबर ऑफ टाइम्स अलग अलग एक्यूमुलेटर रजिस्टर को अलग अलग ऑपरेशन के लिए करना होगा तो हर बार स्टोर करना होगा किसी वेरिएबल में, जो वेरिएबल आपका इस एक्सप्रेशन में यूज नहीं हो रहा है। टू एड्रेस के केस में क्या होगा, टू एड्रेस के केस में जो है आप नंबर ऑफ रजिस्टर ले सकते हैं। चूंकि यहाँ तो एक ही रजिस्टर से हो जाएगा काम, तो अलग अलग, अभी जैसे क्या, अगर यहाँ C + D होता तो A + B को पहले स्टोर करना पड़ता, तब C को आप एक्यूमुलेटर में भेजते। तो यहाँ पर ये फायदा है टू एड्रेस में कि आप नंबर ऑफ रजिस्टर ले सकते हैं। तो अभी तो इस प्रॉब्लम में एक ही रजिस्टर से काम हो, हाँ, जितना अलग अलग एक्सप्रेशन होगा पार्ट ऑफ द कोड, जैसे A + B को अलग निकालना है, C + D को अलग निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे मूव R1A। तो ये R1 रजिस्टर में, जैसे आपका एक्यूमुलेटर में A गया, यहाँ R1 नाम का एक रजिस्टर है जो आप 8086 में पढ़ चुके हैं कि स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर में जो रजिस्टर है जैसे AX, BX, CX है, उसमें जाएगा आपका वैल्यू। तो इसके बाद ऐड R1B। तो यहाँ पर भी आपका ALU यूज हो रहा है, ALU का एडर ही यूज हो रहा है, यहाँ B जा रहा है। तो अब R1 रजिस्टर में आपका अपडेट हो गया A + B, ठीक है ना। तो फाइनली मूव कर दिए, कहाँ रखना है, X में रखना है, यानी R1 का एक कॉपी कहाँ चला गया, X में। ठीक है, तो ये टू एड्रेस में हुआ। टू एड्रेस का बेनिफिट क्या है कि अगर A + B के अलावा C + D होता तो हमको R1 को रिलीज नहीं करना पड़ता।
R2 एक नाम का रजिस्टर, बी ऑपरेंड अगर यहाँ इनटू करेंगे तब तो रखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिख दिए C प्लस डी, तो अब यहाँ टू एड्रेस में अगर करना होगा तो मूव R1 A एड R1 B, तो एक R1 नाम का रजिस्टर बना दिए, इसमें आपका A प्लस बी आ गया। अब एक्यूमुलेटर के केस में क्या, अगर C प्लस डी करना होता तो पहले A प्लस बी को कहीं एक कॉपी रखना पड़ता। यहाँ पर क्या है कि एक और रजिस्टर R2 ले लेंगे, ठीक है ना, और जो इंस्ट्रक्शन R1 के लिए लिखे हैं वही R2 के लिए भी लिखेंगे, ठीक है। तो C प्लस डी एक दूसरा रजिस्टर R2 में आ गया। अब आप इस R1 R2 का ऑपरेशन कर सकते हैं मल्ट। यहाँ ध्यान रखना है कि जो पहला ऑपरेंड होता है वो रिजल्ट स्टोरेज एरिया होता है, ठीक है ना, पहला ऑपरेंड में रिजल्ट स्टोर होता है। तो अब आपका क्या है, जो ये लाइन लिखने के बाद क्या हो गया, R1 में आपका जो R1 का डेटा था उसमें C प्लस डी मल्टीप्लाई होकर स्टोर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि मल्ट जब किए तो R1 आपका तो वैसे ही रहा, R2 का जो डेटा है वो मल्टीप्लायर सेक्शन में गया, मल्टीप्लाई होकर आपका अपडेट किसको किया, जिसको आप पहला ऑपरेंड बनाए, R1 आपका पहला ऑपरेंड है, तो फाइनली R1 में आपका ये रिजल्ट स्टोर हो रहा है इसमें, तो आप क्या करेंगे, X में इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा ये हो गया आपका मेमोरी ऑपरेंड X में R1 का एक कॉपी चला गया। यहाँ पर क्या हुआ, आपका R1 में R1 इंटू R2 हुआ, यहाँ पर आपका हो गया R2 में R2 प्लस मेमोरी ऑपरेंड D, यहाँ पर R2 में मेमोरी ऑपरेंड C गया, यहाँ पर R1 में मेमोरी ऑपरेंड B, नहीं हाँ R1 में B ऐड हो गया, और यहाँ R1 में MA ट्रांसफर हुआ। तो फाइनली क्या, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के केस में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा A प्लस बी के बाद, यानी कि वन एड्रेस जब आप करेंगे तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर ही है केवल आपके पास, ALU है, यहाँ पर एडर और मल्टीप्लायर दोनों सेक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। तो X इक्वल टू A प्लस बी इंटू C प्लस डी अगर है तो यहाँ पर क्या होगा, पहले लोड किए A को, एक आपका यहाँ लोड हो गया, फिर आप ऐड किए B को, तो यहाँ B गया, लोड B करने के बाद क्या हुआ, AC में मेमोरी ऑपरेंड A आया, यहाँ पर AC में AC प्लस मेमोरी ऑपरेंड B हो गया, यानी दो लाइन कोड एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर A प्लस बी हो गया। अब क्या है कि आपको C प्लस डी करना है, तो अगर आप यहाँ लोड C कर देंगे तो A प्लस बी आपका लॉस्ट हो जाएगा, ओवरराइट कर जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर ही है जो रिजल्ट को स्टोर कर रहा है। टू एड्रेस के केस में आप नंबर ऑफ रजिस्टर ले रहे थे, R1 ले लिए, R2 ले लिए, अलग अलग काम करने के लिए, यहाँ पर एक्यूमुलेटर रजिस्टर ही इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए है, तो यू हैव टू स्टोर A प्लस बी, कॉपी ऑफ A प्लस बी बिफोर एलोकेशन ऑफ C को भेजने के पहले A प्लस बी को स्टोर करना होगा। तो यहाँ पर स्टोर कोई भी वेरिएबल सपोज T लेंगे जो इसमें यूज नहीं हुआ हो आपके एक्सप्रेशन में, तो T लेने का मतलब है कि एक्यूमुलेटर में जो A प्लस बी है उसका एक कॉपी T नाम के वेरिएबल में आ गया कॉपी। तो अब जब लोड C करेंगे तो AC में मेमोरी ऑपरेंड C, यानी कि A प्लस बी को ओवरराइट करके C आ गया, और फिर आप उसमें ऐड किए D को, तो AC में जो डेटा C था उसमें मेमोरी ऑपरेंड D ऐड हो गया,
अब आपका एसी में क्या है, सी प्लस डी। अब चूंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो सी प्लस डी को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी को फिर स्टोर करके अब तब सी प्लस डी। अब मल्टीप्लीकेशन है तो कॉम्यूटेटिव लॉ लग रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ सी प्लस डी को छोड़ दीजिए एसी में, और ए प्लस बी टी में है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मल्ट लिख सकते हैं, मल्ट टी। सी प्लस डी इज इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड टी होल्ड्स ए प्लस बी। तो मल्ट टी करने का मतलब क्या है, एसी में जो भी डेटा है उसमें मेमोरी ऑपरेंड टी आपका मल्टीप्लाई हो गया। तो एसी में आपका क्या है, सी प्लस डी, और टी में क्या है, ए प्लस बी। बस इसका रिजल्ट सी प्लस डी इंटू ए प्लस बी हम लोग कर दिया। हाँ, तो यहाँ कम्यूटेटिव लॉ लगा के और सी प्लस डी में ही ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर दिए। करना था हमको ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। क्लियर। और उसके बाद फाइनली क्या करेंगे, फाइनल स्टोर हो आपको कहाँ करना है, इस वेरिएबल में एक्स में। तो स्टोर एक्स, मेमोरी ऑपरेंड एक्स में एक्यूमुलेटर का एक कॉपी ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे रिलेटेड अब एक्सप्रेशन वेरी कर सकता है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन कुछ भी होगा, वे ऑफ राइटिंग वही होगा। और 3 एड्रेस के केस में क्या होगा, 3 एड्रेस के केस में अगर x इक्वल टू ए प्लस बी है तो 3 एड्रेस के केस में कोई भी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यूज नहीं होता है। डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड R1 लेने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल x में स्टोर करके रखना है रिजल्ट। तो ऐड एक्स ए बी। 3 एड्रेस में आपको पता है कि पहला जो ऑपरेंड होता है वो रिजल्ट स्टोरेज एरिया होता है, तो x में हमारा रिजल्ट स्टोर होगा, और लास्ट का जो 2 ऑपरेंड है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ऐड इज द ऑपरेशन। तो एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, mx में मेमोरी ऑपरेंड a प्लस मेमोरी ऑपरेंड हो रहा है। क्लियर है। तो यही चीज आपका जो है यहाँ 0 1 2 3 एड्रेस में कोई भी एग्जांपल लेके बताना है। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर सीपीयू में क्या काम करता है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट क्या होता है, ठीक है, एफपीयू मैथ को प्रोसेसर जो यूज होता है, जो काम एएलयू में नहीं होता है उसके लिए एडिशनल मैथ को प्रोसेसर यूज होता है, जो फ्लोटिंग पॉइंट को हैंडल करता है। हाँ, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग वो भी है, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन अलोंग विद सूटेबल एग्जांपल। यहाँ 2 क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मलाइज करना है, तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका जो मैंटीसा होता है m इंटू बी, इस फॉर्म में आपको लिखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट को, जहां पर m आपका क्या है, मैंटीसा, b क्या है, बेस, e आपका है एक्सपोनेंट, ठीक है ना, e इज द एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर जो मैंटीसा का वैल्यू है वो 1 बाई बेस और 1 के बीच में होता है, जहाँ बेस आपका क्या है, बेस आपका 10 हो सकता है, बेस 8 हो सकता है, बेस 2 हो सकता है, यानी ये स्पेसिफिक नंबर सिस्टम के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर b इक्वल टू 10 मैंटीसा इज इन द रेंज 0.1 एंड 1 बाई 10 इक्वल टू व्हाट, 0.1। तो मैंटीसा का वैल्यू 0.1 और 1 के बीच में होगा, उसको यहाँ पर आपको चेकआउट करना है। वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, इसको नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है। ये 2 क्वेश्चन 14 15 में सेम वर्क करना है। जैसे सपोज करो कि तुम्हारा कोई वैल्यू है 0.32, ठीक है ना, इंटू 10 का पावर 2। तो यहाँ बेसिकली हमको ये बेस यहाँ कितना है, 10 है, तो मैंटीसा का वैल्यू जो है 0.1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। अभी क्या है, 0.3 है, ठीक है ना, 0.32 इंटू 10 का पावर 2, तो ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट में है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसलिए कि 0.3 0.1 और 1 के बीच में होगा ना। हाँ, 0.032 रहता अगर 10 का पावर 2, इसका मतलब ये 0.1 से छोटा है, 0.1 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। तो ये 0.1 छोटा है, तो इसको क्या करना होगा, ये पॉइंट एक प्लेस राइट गया तो आपका पावर क्या होगा, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, लेफ्ट में जाता है तो घटता है और राइट में जाता है तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना होगा, अगर 10 का पावर 2 करेंगे तो इसको
32 डिवाइड 1000 इंटू 10⁻², यानी 3.2। तो यहाँ भी 3.2 आना चाहिए। आ रहा है? नहीं आ रहा ना? घटेगा पावर ना। यहाँ पर एक प्लेस राइट जाएंगे, राइट जाएंगे तो पावर घटेगा, 2 से 1 हो जाएगा। यहाँ पावर 1 हो रहा है, तो ये तब ना 3.2 होगा, क्योंकि वैल्यू हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। और लेफ्ट में जाएंगे, जैसे अगर यहाँ रहता 32.3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या 32 है मैंटीसा पार्ट, तो यहाँ पर हमको इसको करना होगा 0.323, 10⁻²। यहाँ पर कितना प्लेस इधर गया? 2 प्लेस। यहाँ कितना हो जाएगा? 10⁻। हाँ, लेफ्ट में जाएगा तो बढ़ जाएगा, समझ आ रहा ना? लेफ्ट में आएगा तो इंक्रीज करेगा, राइट में जाएगा तो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज आपका पॉजिटिव वैल्यू है तो उसमें उतना डिक्रीज होगा, निगेटिव है तो और डिक्रीज होगा, ठीक है ना। 8 रहता तो 0.8, 1/8 कितना होगा निकालो? 0.125 समथिंग होगा। हाँ, उसके रेंज 1 to 5 को 1 तक ले आइए। 1 to 5 में 2 को क्या करें? 3 बोल सकते हैं, तो अगेन क्या हो जाएगा आपका? 1/8 कितना होता है? 0.125 होता है ना। तो इसको आप अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं ना 0.1, क्योंकि ये इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 5 से कम है तो इसको रिड्यूस करेंगे फिर ये 0.1 ही रहेगा। अगेन 1.1/8 के लिए भी आपका रेंज यही रहेगा, यानी कि ऑक्टल के लिए भी यही रेंज रहेगा, है? वो आपका शायद 0.3125 होता है। निकाल के देखो, डिवाइड करो ना। हाँ, 0.0625, 0.0625, इसको आप बोलो 0.6 तक जाएगा तो अगेन ये भी आपका 0.1 ही होगा। देखिए अगर इसको 5 को इसको डिलिमिट कीजिएगा क्या होगा? 3, इसको डिलिमिट कीजिएगा तो 6 ही रह जाएगा, 3 5 से कम है, और 6 है, इसको डिलिमिट करिएगा क्या होगा? 0, 5 से ऊपर है तो 1 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका सबके केस में यही रहेगा, ठीक है ना। हम्म ये यहाँ पर 10 की जगह 8 रहेगा तो उसके हिसाब से निकालिएगा, लेकिन केस यहाँ सब में वही रहेगा, 0.1 से और 1 के बीच में ही रहना चाहिए। कैसे होगा उसको बता दी ट्रंकेट करके। मेमोरी बफर रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी हायरार्की और इंडेक्स रजिस्टर। मेमोरी हायरार्की में आपको प्रोसेसर रजिस्टर, कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। हाँ, रेस्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बाकी जो लास्ट का है वो वही है, एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और ये 3 क्वेश्चन है, स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर के बारे में बताना है एक्यूमुलेटर में। हाँ, उसको ही को समझा भी दिए, एक एग्जांपल उसका बताया है ना 2 एड्रेस से। अब यहाँ देखिए, जनरल रजिस्टर कंप्यूटर विथ 3 इंस्ट्रक्शन, जनरल रजिस्टर कंप्यूटर यानी जनरल पर्पस रजिस्टर। ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है, यहाँ पर 3 और 2 नहीं दिया रहे, अगर जनरल पर्पस रजिस्टर है तो 2 और 3 आपको बनाना है। स्टैक रहेगा तो 0 एड्रेस, एक्यूमुलेटर रहेगा, एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर के लिए तो 1 एड्रेस। ये रहे, बताना क्या चाहिए, अब अलग अलग एक्सप्रेशन है। नहीं बनाइएगा, क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं।